फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ सेन है। दिस इज सिद्धार्थ सेन। वेलकम अवर धर्मेश मैथ्स एंड जीएस एकेडमिक ग्रुप। आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री में टॉपिक है 1857 की क्रांति, 1857 का रिवॉल्ट, 1857 रिवॉल्ट। 1857 की क्रांति का रीजन काफी सारे हैं। पॉलिटिकली भी है, सोशली भी है, रिलीजियस भी कारण रहा है, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिकली, ये सारे कारण रहे उस समय। अब ये सारे कारण मैं आपको आज एक फॉर्मूले के थ्रू बताने जा रहा हूं, E+R = O। ये एक छोटा सा फॉर्मूला, अगर आप इसको समझें तो ये पूरी 1857 की क्रांति आप आपके माइंड नेट के थ्रू इसको बिठा सकते हैं अपने दिमाग में, और हमेशा के लिए आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे अगर आप इस फॉर्मूले को समझ जाते हैं तो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रहा हूं, अगर आप समझ सकें तो इसे समझिए कि E फॉर इवेंट एंड +R फॉर रिस्पॉन्स। अगर कोई घटना होती है तो घटना का कोई ना कोई प्रत्युत्तर जरूर आता है। आपके साथ कोई घटित होता है तो आप उसका प्रत्युत्तर जरूर देते हैं। हमारे साथ कभी भी जीवन में कुछ घटना होती है उसका प्रत्युत्तर जरूर आता है। उसका जो आउटकम होता है, उसका रिजल्ट होता है, उत्तर होता है, वो डिटरमाइन करता है उसके रिजल्ट पे। आउटकम जो है उसका डिटरमिनेशन जो होता है वो होता है रिजल्ट पे। एक छोटी सी कहानी, आप 1 सेकेंड का, मुझे 10 सेकेंड का टाइम दें। 9 दिसंबर 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन, आज प्रकाश में उनकी वजह से ही हम 9,999 बार उस असफलता पाने के बाद सफल हुए थे। तो मैं उनकी छोटी सी आपको 10 सेकंड की कहानी बताने जा रहा हूँ कि 9 दिसंबर 1914 को उनकी फैक्ट्री, जहां पर वो लैब थी, उनकी बिल्डिंग थी, वहां पर आग लग गई। आग लगने के कारण काफी सारे जो आसपास के लोग थे उनके पास आए कि थॉमस आपके वहां आग लग गई हुई है, आपकी लैब में सब जल गया, राख हो गया। थॉमस उठे, थॉमस के साथ उनका बच्चा भी था जिसका नाम था चार्ल्स, 23 इयर्स यंग था। चार्ल्स ने बोला, पापा देख रहे हैं आग लग रही है पर कुछ कर नहीं रहे। बोले थॉमस जा अपनी माँ को बुला के ला। बोले क्यों पापा, हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बोले नहीं, जा अपनी माँ को बुला के ला। जब उसकी माँ आई तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? बोले सारे सपने जल गए हमारे, सारी मेहनत आपकी जल गई इतने समय की। लगभग वो 60+ थे उस समय, 60 साल प्लस कर चुके थे, उनकी आयु उतनी थी। उन्होंने हमारी सारी संपत्ति जल गई, हमारे सारे सपने जल गए, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? बोले तुझे उससे देख रही है कि संपत्ति जले है, तूने ये नहीं देखा कि 9,999 बार जो गलतियां करी हैं आज वो भी देख चुकी हैं। तो ये उन्होंने इसकी इतनी बड़ी घटना के बाद भी रिस्पॉन्स बड़ा इजीली दिया। उसका आउटकम ये रहा कि जब शाम को न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टर ने जब शाम को उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि आप कैसा फील कर रहे हैं? आपकी सारी संपत्ति जल चुकी है, आपका सारी मेहनत जो है, संपत्ति से बड़ी मेहनत होती है इंसान की मेहनत ही उसकी संपत्ति होती है। तो बोले आपकी सारी मेहनत खाक हो चुकी है, तो आप क्या फील कर रहे हैं? बोले कल से नई लैब चालू कर रहा हूं, और कल से नई लैब चालू करने के बाद 10,000 बार जो खोज होगी, सर्च होगा, उसमें बोले मैं जो खोज रहा था उसमें सफल होऊंगा। और आप हम सब देख रहे हैं कि हम प्रकाश में आज उनकी वजह से ही हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, ग्रेट साइंटिस्ट, और उनके सेक्रीफाइस को आप देखिए कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने करा है। इसको तो खैर आपको समझा दिया। अब हम आते हैं हिस्ट्री पर। रिवॉल्ट, क्रांति आक्रोश किसी एक व्यक्ति के बीच में होते हैं, वाद विवाद, मतभेद, है ना। क्रांति जनसमूह के द्वारा होती है, जनसमूह के द्वारा लाई जाती है। क्रांति का मुख्य कारण कब होता है? जब आप कभी परेशान होने लग जाएं सरकार से, घर वालों से, मतलब
उदाहरण के तौर पर कि जब आप किसी भी ऐसी चीजों से परेशान होने लग जाए जहां आपको असुविधा हो रही है, तो इंसान क्या होता है, सुविधा की ओर जाता है। जब कमा कमा के रख लिया, खत्म होने लग गया, खा लिया, कर लिया, सब कुछ कर लिया, सुविधाएं खत्म होने लग गई, तो उसको असुविधा होती है, तो वो फिर सुविधा की ओर भागता है और फिर मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगभग हम एक मान लेते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से जो असुविधाएं हमको हुई, तो वो रिवोल्ट में, वो क्रांति में तब्दील हुई। क्या कारण रहे? कारण मैंने आपको बताया, पॉलिटिकली है, सोशली है, रिलीजियस है, मिलिट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और इकोनॉमिकली है। समझते हैं इसमें इन चार लोगों की भागीदारी क्यों रही, चारों वर्गों की भागीदारी क्यों रही। जैसे किंगडम, संपन्न लोग थे, फिर भी क्यों भागीदारी रही। किसान तो परेशान था, टैक्सेशन की वजह से भागीदारी रही। सैनिक भी परेशान हो चुके थे, अन्य सभी वर्ग परेशान थे। तो इनकी सभी की जो भागीदारी थी वो किस अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से रही, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला द ग्रेट मंगल पांडे, इनकी वजह से क्रांति का अनुभव बोला जा सकता है। किसी एक व्यक्ति द्वारा आवाज उठाने से आज मैं अगर आज किसी परेशानी में हूं और उसी परेशानी की वजह पूरा समाज है और मैं उसको आवाज नहीं उठाता हूं, और अगर आप उसके लिए आवाज उठाते हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, हमें भी आवाज उठाना चाहिए, हमें भी इनका साथ देना चाहिए। परेशानी का कारण एक ही है, सोर्स एक ही है, वजह वही है। तो मंगल पांडे की परेशानी का कारण था कि भाई ये सैनिकों से जो कारतूस हुआ करते थे, जो कारतूस का जो आपने ये हिस्ट्री पूरी लगभग सुनी हुई है कहानियों में भी, और काफी सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। मंगल पांडे को भाई आक्रोश आया कि हमको जो कारतूस दिए जा रहे हैं, जो छील के जो गन में कार्टेज में भरे जाते थे, कार्टेजेस में भरे जाते थे जो कारतूस, वो गाय और सुअर, पिग और काऊ के मीट के होते थे। तो हिंदू धर्म में तो ऑलरेडी गाय हम माँ समान है, माता समान है, पूजनीय है गाय हमारे लिए। मुस्लिम में भी पिग का सुअर खाना, सुअर का मांस खाना वो पूर्णतः वर्जित है, उनको भी पसंद नहीं है, उनके भी रिलीजियस में देखा जाए तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश का कारण बना। मंगल पांडे ने एक विद्रोह किया, बैरकपुर म्यूटिनी बोला जाता है, बैरकपुर विद्रोह, सैनिक विद्रोह बोला जाता है जिसे। इसमें ये जो मंगल पांडे थे वो 34th इन्फेंट्री से थे मंगल पांडे, तो ये सैनिक विद्रोह बोला गया। अब सैनिक विद्रोह का कारण सिर्फ एक यही नहीं था, सैनिक विद्रोह का कारण मैं आपको एक और बताता हूं। सैनिक विद्रोह में कारण ये भी था कि जो अंग्रेज सैनिक थे और जो भारतीय सैनिक थे, इनमें भी बहुत भेदभाव था। सिर्फ एक यही कारण नहीं था, निरंतर कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश चलता आ रहा था। अब देखेंगे कि अगर सपोज एग्जांपल फॉर अंग्रेज सैनिक की सैलरी 10,000 है और भारतीय सैनिक की सैलरी 1,000 है, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया इकोनॉमिकली देखा जाए तो, है ना। उसके बाद अगर इनको दोनों को वॉर के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए, सैनिक व्यवस्था के लिए अपने देश से बाहर भेजा जाता था, भारत से बाहर कहीं इनको डिपोर्ट करा जाता था, तो उसमें क्या होता था कि हम मानते हैं कि भाई समुद्र पार करना हमारे धर्म के अनुसार धर्म भंग हो जाता है, ये जो भी पुरानी मैथोलॉजी थी हमारी उसके अनुसार अच्छा नहीं था। फिर भी कहीं ना कहीं भारतीयों ने इसको टॉलरेट करा, और एक सोर्स जो था इनकम सोर्स के तौर पे, उनको इकोनॉमिकली वीक थे तो ये कहीं ना कहीं करना पड़ा। फिर भी वो पीछे नहीं हटे, भारतीय गए। अब भाई यहाँ जब ये इनको डिपोर्ट कर रहे हो, आप कहीं भेज रहे हो, कहीं ना कहीं सैनिक व्यवस्था के लिए लगा रहे हो, तो इनको तो आप अलाउंस दे रहे हो पर आप इनको कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मन में घर करने वाली बात थी। अपने आप को कहीं ना कहीं लगता था कि यार ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव कर रहे हैं, निरंतर भेदभाव चलते जा रहा था। तो ये चलता रहा, ये निरंतर चलता रहा। अब मैं आपको एक इनकी स्टार्टिंग बताता हूं कि ये स्टार्टिंग क्यों हुई, भेदभाव की स्टार्टिंग क्यों हुई। एक होता है रीजन साम्राज्यवाद का, इंपीरियलिज्म।
इंपीरियलिज्म में क्या होता है, एक राजा है, किंगडम है, कहीं अटैक करता है, वहाँ उस स्थान को जीतता है, क्षेत्र विशेष को जीतने के बाद वहाँ की जो जनता है उसके पूरा साम्राज्य जो उनके अंडर में आ जाता है, फिर वो वहाँ का संरक्षक भी हो जाता है, पालता भी है, पोसता भी है जनता को, टैक्सेशन भी करता है, कर विधियां भी लगाता है। हम इस वाले साम्राज्यवाद वाले जो टॉपिक है इसमें हम जो मुगल्स आए, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी या जो भी मुस्लिम साम्राज्यवाद रहे, उन्होंने भी हम पर 300 साल तक देश में राज करा, देश में सत्ता चलाई, उनका शासन रहा। पर हम उनसे इतने समय में परेशान नहीं थे जितने समय में हम इनसे ये 1600 के दशक में आए और हम 1757 में कहीं ना कहीं, आपको 1757 से हम तक आते आते हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए इनसे। रीजन था इनकी जो मेथड थी, आप दिखाता हूं मैं आपको। पहली मेथड थी इनकी बुलिनिज्म, दूसरा था कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद और जो आदान प्रदान होता था व्यापार के थ्रू। उस समय हमारे पास में जब 1857 का जो 80s 70s का दौर था, उस समय हमारे पास रॉ मटेरियल काफी होता था, और 70 से 80 के समय में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति थी, वो काफी ग्रो कर रही थी। औद्योगिक क्रांति ग्रो कर रही थी तो सभी देशों में, हमारे पास भी उद्योग थे जहां हम रॉ मटेरियल अच्छा करते थे, तो सभी का फोकस, सभी से कहने का तो विशेषता अंग्रेजों का फोकस भारत पे था। उनको था यार इनके पास अपन क्या कर रहे हैं। अब ग्राउंड में ये बात गई, कौन सी बात, आइए देखते हैं। जो बुलिनिज्म की थी, हमसे कच्चा मटेरियल लेके, कच्चा माल लेके, और हमें क्या देते थे, ये सिक्के कॉइन्स, सोने के थे, जो भी थे, सब अलग अलग मेटल था। पर उस समय ये था कि अगर जिसके पास ज्यादा सिक्के हैं, जिसके पास ज्यादा बुलिनिज्म है, वो ज्यादा संपन्न देश है। तो ये क्राउन को ये वाली मेथड समझ में नहीं आई ईस्ट इंडिया कंपनी की, या जो यहाँ उनके अंडर जो काम कर रहे थे, जो भी उनका फॉर्मेट था, वो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला नहीं, आप इसको चेंज करिए, और ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करा इन्होंने, कच्चे माल की जो उपलब्धता थी, इन्होंने कच्चा माल लेना बंद कर दिया भारत से, और हमारे वहां उस समय कपास और नील और अन्य जो फसलें थी, इनकी अच्छी उपजाऊ मात्रा थी। हमारे वहां अच्छा कहीं ना कहीं फसल होता था, कपास की भी होती थी, नील की भी होती थी, और अन्य फसलें जो भी होती थी। तो इन्होंने क्या करा, फोर्स करा किसानों को कि नहीं, आप तो इन दो फसलों पर ही फोकस करेंगे सर, आपको ये दो फसलें ही उगाना है, नील की, कपास की। आपने नील खेती के लिए विद्रोह सुना होगा, नील दर्पण में, है ना, नील दर्पण एक पुस्तक थी, वो बताऊंगा मैं आपको। जो ये था, अब यहाँ पे वही इन्होंने फोकस कर लिया कि आप ना यही करेंगे। अब ये क्या करते थे कि आपसे कच्चा माल में सिर्फ ये दो चीज लेंगे, है ना, और ये दो चीज आपसे खरीदेंगे 10 रुपए में। और जब ये इसको कच्चे माल को एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बना के लाके देते थे कि अब आप हमसे ये खरीदो 100 रुपए में। फोर्सफुली खरीदने का मतलब सिर्फ व्यापार का वो तरीका नहीं कि आप हमने दुकान लगा के, नहीं, फोर्सफुली आप ये खरीदो हमसे। तो ये फोर्सफुली हो गया। अब भाई हमसे दे तो 10 रुपए रहे हमको, पर ले हमसे कितने रहे, 90 रुपए। उदाहरण के तौर पर 10 कॉइन दे के और 100 कॉइन ले लेना। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमको क्या होने लग गया, यहाँ पे इकोनॉमिकली वीक होने लग गए हम। तो किसान क्या करने लग गया, भाई यहाँ तो हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा, हम किसानी छोड़ के हम जाएंगे अब मिलिट्री में, हम बनेंगे सैनिक। पर यहाँ भी आया तो यहाँ भी वही, यहाँ भी भेदभाव, यहाँ भी हमको कुछ सुविधाएं नहीं। तो यहाँ भी उसके मन में फिर वही बात घर कर गई कि यार ये तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा शोषण होता ही जा रहा है निरंतर। तो ये धीरे धीरे हमारे मन में बातें, जन समूह में बातें फैलने लग गई। सभी पूरे भारत में एक ही मात्र कारण था
1857 की जो रिवॉल्ट है, क्रांति 1857 क्रांति है, ये सक्सेस नहीं हुई। इसका मात्र एक कारण था कि कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई अच्छा नेतृत्व करता नहीं था उस समय हमारे वीर सावरकर जी ने बोला था कि ये जो 1870 का रिवॉल्ट है, जो 1857 की क्रांति है, ये द इंडिपेंडेंट रिवॉल्ट, द इंडिपेंडेंट रिवॉल्ट उन्होंने नाम दिया था इसको। वीर सावरकर जी ने इसको, पर ये सफल ना होने का कारण सिर्फ एकमात्र ये था कि ये कहीं ना कहीं किस लिए नहीं हो पाई सक्सेस, नेतृत्व करता, लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप के नहीं होने के कारण। अब मैं आपको बताता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव क्या फर्क पड़ा हमको, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव का जो रीजन है। पॉलिटिकली रीजन आपको बताता हूं पहले, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पे आते हैं। पॉलिटिकली रीजन रहा कि जो दूसरा बंगाल था, ठीक है, यहां पे दो रूलर थे, सबसे बड़ी गलती हुई इन दोनों से। यहां फर्रुखसियार था जिन्होंने दस्तक नाम का पास इशू करा। दस्तक पास का मीन हो गया कि आप बिना किसी, मतलब आज हम परिवहन करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमको टोल देना पड़ता है। फिर परिवहन करने के साथ साथ हमको एक्साइज ड्यूटी जो भी होते हैं, वेट टैक्स, सारी चीजें जो थी, जो जीएसटी में आज हो गया कन्वर्ट, ये सारी ड्यूटीज हमको देना पड़ती हैं गवर्नमेंट को, तब जाके कोई एक मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। सेम उस समय कंडीशन थी। एक ये दस्तक पास फर्रुखसियार द्वारा जारी करा गया। वो जारी करने के बाद अंग्रेज जो थे उस एरिया में बिना किसी टैक्स के, बिना किसी टैक्सेशन के व्यापार करने लग गए। अब उनको टैक्स फ्री हो गया। टैक्स फ्री होने के कारण उनको एक सुविधा तो प्रोवाइड हो गई। सेकेंडरी गलती कर रही अवध ने। अवध में थे वाजिद अली शाह जी। अवध में जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आया, सॉरी सब्सिडरी अलायंस आया, सब्सिडरी अलायंस में ये बोला उन्होंने कि हम आपको, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में बोला गया उनको कि आप जो है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे, आप हमको वहां पे जो दीवानी जो है, दीवानी कार्य करना, तो दीवानी में छूट दो हमको, हम आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे। तो ये गलती हुई कहीं ना कहीं अवध से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में झांसी का उदाहरण ले लेते हैं अपन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो झांसी की रानी का जो हम पढ़ते हैं, झांसी में क्या रहा कि वहां पर भी उन्होंने एडॉप्शन था, एडॉप्टेड चाइल्ड था। तो एडॉप्टेड चाइल्ड में इन्होंने रखा कि भाई एडॉप्टेड चाइल्ड को हम क्या करेंगे, रूलर नहीं मानेंगे, हम किंगडम नहीं मानेंगे उनको, हम जो है उनको पेंशन देंगे। आपने देखो वो पेंशन नाना साहिब को भी मिली थी, जो राजा राममोहन राय ने ब्रिटेन जाके चालू करवाई थी। तो इन्होंने भी क्या कर दिया, हम 26 लाख रुपए पेंशन में आपको ये देते हैं। पेंशन में इन्होंने दीवानी सत्ता दे दी, भैया आप करो रूल। अब रूलर खुद कमजोर है, जिसके पास खुद के पास मिलिट्री नहीं है, वो कैसे रूल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इनका रूल यहां जमा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहले अगर कोई किसी को एनेक्स करा गया, किसी को अगर कब्जा करा गया, तो वो था सतारा सबसे पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। सतारा के बाद झांसी के बाद नागपुर के बाद संबलगढ़। इनके पास एडॉप्शन चाइल्ड था। प्रारंभ के बता रहा हूं आपको, इसके बाद भी काफी सारे हैं। इनके पास सतारा, झांसी, नागपुर, संबलगढ़, प्रारंभ ये हैं। इनके पास एडॉप्टेड चाइल्ड थे। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, डलहौजी द्वारा लाई गई थी, हड़प ली थी। अब ये पॉलिटिकली भी फर्क पड़ गया और आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव भी फर्क पड़ गया। ये दोनों ही आ गए इसमें। इनकी जो हड़प नीति है वो इधर देखने को मिल रही है। अब इधर आपको समझा दिया कि आपने इकोनॉमिकली भी कैसे हम वीक बने, भाई उपनिवेशवाद,
का जो इनका मेथड था, कॉलोनिज्म, इन्होंने कॉलोनाइज करा हमको, कॉलोनी बनाई। ये तो सिर्फ इनको एक व्यापार की सुविधा मिली थी चार्टर एक्ट के थ्रू, क्वीन ने जो दी थी, ये दी थी कब आपको 1600 अकबर के समय में, है ना। अकबर जब नहीं मिले, इनको नहीं मिले तो ये जहांगीर के दरबार में गए। जहांगीर के दरबार में सबसे पहला इनका हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आए थे रानी का चार्टर लेके, तो उनको परमिशन शायद नहीं मिल पाई थी। उसके बाद आया था टॉमस रो। टॉमस रो आया, टॉमस रो को 1617 के समथिंग आया, उसको परमिशन मिली। तो ये कहीं ना कहीं आए थे ट्रेड के लिए, पर ये ट्रेड की जगह क्या करने लगे, कॉलोनिज्म करने लगे, सत्ता स्थापित करने लगे। अब यहां जब रिवोल्ट होने लगा, 1857 रिवोल्ट, क्रांति होने लग गई, तब इनको भाई कहीं ना कहीं समझ में आया कि ये एक विरोधाभास हो रहा है पूरी जनसमूह में। तो इस विरोधाभास को कैसे रोका जाए? तो विरोधाभास को रोकने का इनको कहीं ना कहीं एक वो मिला, तो ये लाए डिवाइन एंड रूल। आपने डिवाइन एंड रूल पढ़ा होगा। ये लेके आए डिवाइन एंड रूल। डिवाइन एंड रूल में सबसे पहले इन्होंने 1905 में डलहौजी के टाइम, कर्जन के टाइम पे बंगाल विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन में आपने देखा हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने आपस में राखियां बांध के एक समर्थन जताया था, एकता का प्रतीक बताया था कि हम भाई हम एक हैं, हम भारतीय हैं, ना कि हम किसी धर्म के हैं, ना कि हम किसी जाति के हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। ये उन्होंने उस समय एक अच्छी पहल की थी एकता की। तो डिवाइन एंड रूल के थ्रू इन्होंने क्या करा, हमको बांटना चालू करा, अलग अलग तरीके से फूट डालना चालू कर दी। कहीं ना कहीं इन्होंने ये तो खत्म कर ही दिया था। आप मंगल पांडे ने 11 मई 1857 को, 11 मई 1857 को मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करे एक समूह के साथ। दिल्ली की ओर कूच करा। दिल्ली में उस समय एम्परर बैठे हुए थे, बहादुर शाह जफर। उनको बोला कि सर आप हमारा साथ दो, आप हमारे आका हो, आप भारत के एम्परर हो, तो आप हमारा साथ दो। उन्होंने बोला भाई कैसे एम्परर, हमारी तो सत्ता ही नहीं चल रही है। फिर भी उनको एक बार बार फोर्सफुली बोला गया कि आप हमारा साथ दो। अंग्रेजों को ये लग गया था कि इस फांसी की वजह से जन जो आक्रोश है, क्रांति है, और आगे बढ़ सकती है, जिसको इनके पहले ही, समय के पहले ही इनको दी जाए। 18 अप्रैल को कुछ ऐसा हो सकता है कि हम उसे जन समूह को, जन क्रांति को, जन आक्रोश को संभाल ही ना पाए। इसलिए उन्होंने 18 अप्रैल की जगह 8 अप्रैल 1857 को ही उनको फांसी दे दी। इनको मंगल पांडे जी को। देखिए 1600 में इनको अकबर के समय में, अकबर का कार्यकाल था इस समय भारत में, अकबर के समय में इनको चार्टर मिला, इनको एक लेटर मिला क्वीन के जरिए कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप भारत में जाइए ट्रेड के लिए। 1633 में ये उड़ीसा में आए, 1660 के समथिंग बॉम्बे में, 1695 में फर्स्ट हुगली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री को इन्होंने हुगली में डाली। ओके, ठीक है। फिर 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। औरंगजेब भी ऐसा किंगडम या एम्परर था जो इनकी जो शाखाएं फैल रही थी, जो फैक्ट्रियां इनकी निरंतर डलती जा रही थी, उन पे टैक्सेशन करना, उन पे नियंत्रण रखना का काम एकमात्र औरंगजेब कर सकता था। एक ऐसा अच्छा एम्परर था। दस्तक पास कलुसिया द्वारा जारी किया गया, ये बहुत बड़ी गलती रही कहीं ना कहीं। बैटल ऑफ प्लासी में इनको सफलता मिली। बैटल ऑफ बक्सर में भी इनको 1764 में सफलता मिली। बैटल ऑफ प्लासी 1757 भी आप इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव था, टर्नआउट पॉइंट था। एंड सेकंड 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दीवानी राइट्स मिल गए इनको 26 लाख रुपए सालाना, ईयरली पेंशन इनको शाह आलम द्वितीय को देना पड़ी। ये वही वाला कॉलम है जो मैंने आपको बता रहा था कि दीवानी राइट्स मिलने के बाद आप किसी भी किंगडम को ये प्रोटेक्शन देते हैं कि आप हमारी जो मिलिट्री है वहाँ आपके वहाँ पे डिपोर्ट कर देते हैं,
वहाँ आपके वहाँ भेज देते हैं, वो मिलिट्री आपको प्रोटेक्शन देगी और प्रोटेक्शन के बदले आप हमको दीवानी राइट्स दे दीजिए, जिसमें भी हम आपको 36 लाख रुपये पर ईयर पेंशन देंगे या आपका रख रखाव का जो भी है खर्चा देंगे साम्राज्य का। अब ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी जो इन्होंने करी। एक और स्थान था अवध। अवध में उस समय वाजिद अली शाह साहब थे जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, एक काफ़ी अच्छे पोइट्री लिखते थे, कवि थे ये भी काफ़ी अच्छे। तो उस समय क्या होता है, जैसे कोई भी रूलर है, आप भी किसी स्थान पे जाते हैं, कहीं के हेड बनते हैं, लीडर बनते हैं, और आपके अंदर अगर कोई कलाकार है, कोई आर्टिस्ट है, तो भी आपके उस क्षेत्र में उस समय में आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं आप उभारते हैं, प्रतिभा उभरती है, आपसे अपेक्षा रखता है। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी मूर्तिकार, कवि आदि चित्रकार अन्य जो भी थे, उनको सबको एक सपोर्ट था कि वाजिद अली शाह जो खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभा को समझते हैं और हमको उभारते भी हैं। तो इनके एनेक्स के बाद अवध में यही प्रॉब्लम होने लगी। बोले वाजिद अली शाह को बोला कि यार आप अच्छे रूलर नहीं हो, आप हटो, हम यहाँ पे एनेक्स कर रहे हैं, हम यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। और इन्होंने बोला यार ये कौन सी बात होती है, ये तो कोई नहीं हुआ प्रोसेस। तो यहाँ भी इन्होंने मिलिट्री के थ्रू, सैनिक विद्रोह के थ्रू यहाँ अवध पे भी कब्जा कर लिया। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव जो है, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखे 16, 16, 33, 16, 60, 16, 95, 17, 7, 17, 17, 17, 57, 64 और 65, इन सब की जो डिटेल्स है हम आपको 16 सेकेंड जो हमारा पार्ट है उसमें मैं डिटेल्स में आपको पूरा बताऊंगा। अभी आपको कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं जो आपको सेकेंड पार्ट में बताना बाकी। आप ये जो फॉर्मूला है E+R=O, आप इसे जरूर अच्छे से समझें। ये फॉर्मूला हम आपको इसलिए लाए हैं कि हर आपकी जो भी इवेंट होती है उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है जिसका आउटकम उस पर डिपेंड करता है। आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो रिस्पॉन्स मिलता है उसका आउटकम रिजल्ट होता है, और अगर आपका आउटकम अच्छा है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप जरूर सफल होंगे अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में। और बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। धन्यवाद।